हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला है और इसको कूलॉम्स लॉ या हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। तो अगर हम इस पहलू में बात करें तो एक फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलॉम। इन्होंने 1784 में इस लॉ को प्रेडिक्ट किया, बताया। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बाकी एग्जैक्ट जो डॉक्यूमेंटेशन मिलता है बुक्स में जो मिलता है वो यही है कि 1784 में उन्होंने इस लॉ के बारे में बात की। और ये लॉ कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इट इज नथिंग बट दिस इज द कॉपी पेस्ट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। F इक्वल टू जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, m1 m2 को q1 q2 से आर स्क्वायर जगह आर स्क्वायर हो गया और g की जगह k से रिप्लेस कर दिया और उसको अपनी लैब में जाके परफॉर्म करने लग गए। ठीक, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं और जब हमारे पास ड्यूरेशन रहता है तो हम बहुत इस पर चर्चाएं भी करते हैं। तो हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। कूलॉम्स लॉ या फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं कि इसने क्या स्टेटमेंट दिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, according to Coulomb's law, the force is directly proportional to the product of two interacting charge and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटरेक्टिंग चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये इसने ऐसा बताया। तो ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब यहां से मुझे कैसे करना है? अब मुझे ऐसे करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। आप जस्ट सिंपल क्या करोगे, एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिराइव कर लोगे यहां पे। ठीक, यहां पे दो चार्ज ले लोगे q1 एंड q2 और उनके बीच में एक दूरी डेल्टा r रख दोगे या फिर डेल्टा r वेक्टर। और इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा, मैं डिफाइन कर लिया अपनी तरफ से, ये 1 से 2 की तरफ है, तो ये मैंने डायरेक्शन दे दिया। ठीक, अब मैं कैसे बोल रहा हूं इस चीज को समझना होगा। लेट अस कंसीडर, ये तो आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक, ये आपका क्या है, यहां से आप कंसीडरेशन है आपका, आप ड्राइव करना चाह रहे चीजों को। लेट अस कंसीडर वी हैव टू चार्ज, क्या चार्जेस, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 एंड they are placed at a distance of ऑफ डेल्टा आर, ये एक दूसरे से डेल्टा आर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, एंड
and we have R1 is the R1 and R2 is the position vector of Q1 and Q2। आपने बता दिया ऐसा ऐसा है, मतलब सबसे पहले आपने स्टेटमेंट बोल दिया, फिर उसको आपने कंसीडर करने की लेट अस वी हैव टू चार्ज Q1 एंड Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डेल्टा आर, ये डेल्टा आर की दूरी पर रखे हुए हैं, एंड वी हैव R1 एंड R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 एंड Q2। ठीक, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके रेस्पेक्ट में आपका जो R1 और R2 क्या पोजीशन वेक्टर है, किसके? Q1 एंड Q2 के। यहां तक मतलब आपने कुछ भी नहीं किया, आपने केवल एक स्टेटमेंट को लिख लिया, एक डायग्राम बना के उस डायग्राम को डिस्क्राइब कर लिया अपनी लैंग्वेज में। इससे क्या होगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपने यहीं से चीजों को बनाना सीख लिया। ठीक, अब जब ये चीज कर लिया, अब इसी को मैं मैथमेटिकली लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, अब आओ देखो इधर। मैंने यहां पे एक लाइन खींच के सेपरेट कर दिया इसको। मैंने बोला कि जैसा कि इसमें दिया हुआ है, किसमें? स्टेटमेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा, वी हैव कैसा, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2, और मैंने बोला दिस इज द इक्वेशन 1, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, उनके बीच में दूरी क्या है, R है। ठीक, मैं यहां पे R ही ले लेता हूं, चलो डेल्टा आर रख लेते हैं। डेल्टा आर वेक्टर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड R, ऐसे मान लो आप लोग। ठीक, ये मेरा इक्वेशन हो गया सेकंड। फिर मैंने क्या बोला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, और मुझे फाइनली मिला F इक्वल टू K Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल गया, किसका एक्सप्रेशन, फोर्स का एक्सप्रेशन। ये कुछ भी नहीं है, ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपको दिखना चाहिए यहां से, F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, जब न्यूटन ने अपनी लाइफ में एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, इसी को कॉपी करके इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वेयर K is proportionality constant and K equal to 1/4 pi epsilon naught, ये ऐसा होता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से सब चीजें आपको बहुत क्लियर से समझ में आ चुकी होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर इसका दूसरा वर्जन, इसका वेक्टर फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले, यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं, यदि हम लोग इसमें इस K की बात करें, तो जो K का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹। अब आती है इसकी डायमेंशन की बात, तो डायमेंशन आप एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, पर कूलम स्क्वायर, खत्म कहानी, सिंपल सा हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे इस एक्सप्रेशन की, इस डायग्राम की, इन वेक्टर फॉर्म और इन एन अदर फॉर्म। ठीक, तो मैंने एक चीज यहां पर निकाल के रख ली कि मेरे को एक एक्सप्रेशन मिल गया, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैंने बना के रख लिया यहां पे। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, मैंने बोला कि जो मेरा Q1 और Q2 है वो सिमिलर टाइप के चार्जेस हैं और वो एट ए डिस्टेंस R पर रखे हुए हैं, जिनका जो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन ऑफ
2 विद रेस्पेक्ट टू 1 इज डेल्टा आर वेक्टर। और मैंने बोला कि जैसा कि मैं स्टेटमेंट में लिख दिया था लेट अस कंसीडर में कि r1 इसका तो पोजीशन वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r2, और ये आपका कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है s। ठीक, जब ये एक सिमिलर टाइप के होंगे तो एक दूसरे इंटरेक्ट कर रहे होंगे। दिस इज द फोर्स F2 ड्यू टू 1, और ये आपका क्या किस पे लग रहा है, फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, बात समझ में आती है, सिंपल। ये क्या है, Q1 एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू 2, F1 ड्यू टू 2 इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। ठीक, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहां से ये बोल सकता हूं, ये बोलूंगा कि जो F, अगर मैं F2 को पॉजिटिव मान लेता, F21 इज लेट अस सपोज पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट, तो इसमें मैंने माइनस साइन लगा दिया। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं इस चीज को दिखाने के लिए कि r1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू r2 वेक्टर, और डेल्टा आर वेक्टर मेरा हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक, अगर मैं डेल्टा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये मैं r लिख रहा हूं जैसा दिया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो, तो ये होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड। अगर मैं यहां पर डेल्टा आर कैप की बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड, जैसा कि आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब वही मुझे यहां पे फोर्स की वैल्यू लिखनी है, तो मैं यहां पे फोर्स लिखना चाहता हूं। कैसे लिखना चाहता हूं फोर्स, मैं लिखना चाहता हूं 2 पे 1 की वजह से। ये क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड डेल्टा आर कैप। अरे इस डायरेक्शन को तो बता रहा डेल्टा आर, लिख दिया। ठीक, व्हाट इज द डेल्टा आर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज द डेल्टा आर। आपको आर के मैग्नीट्यूड भी समझ में आना चाहिए, ये रहा। ठीक, तो आपने डेल्टा आर की वैल्यू यहां से लिख ली, क्या लिख ली कि r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड, और एक आपने r का मैग्नीट्यूड लिख लिया स्क्वायर, तो ये क्या हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉड का स्क्वायर। तो आपका यहां से एक्सप्रेशन आ गया K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। ठीक, किसी किसी किताब में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें घबराने और डरने वाली बात नहीं है। और जब आपको पता है कि ये फोर्स किसके बराबर है, F12 के भी बराबर है माइनस टाइम्स, मैंने यहां माइनस लगा दिया, नहीं बात समझ में आई, तो आप वेक्टर फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको जर्नली किताबों में मिलेगा, या कुछ ऐसा मिलेगा कि F12 वेक्टर इक्वल टू, मतलब यहां पे कुछ भी ले लो, चलो मैं जो लेता आ रहा हूं वही ले लेता हूं, 2 1 वेक्टर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1 2 वेक्टर, और ये हो जाएगा कि F21 वेक्टर हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R Q R कैप, सॉरी R। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, ये सीधा जो R बोल रहा है इस वेक्टर को R बोल रहा है, बट अपन ने यहां पे एकदम क्लियर कट एक्सप्लेन कर दिया है कि किसका क्या पोजीशन है, क्या किसका मतलब, पूरा डिस्क्राइब हम लोग कर लिए। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। ठीक, अब टेक्निकली एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पे, इसमें टेक्निकली हम लोग बात करें, जैसा हमारे कूलम्स लॉ में मैंने बोला, कूलम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ, तो स्क्वायर लॉ बोला तो टेक्निकली यहां से कुछ ऐसा दिख रहा है कि R क्यूब आ रहा है, बट ये एक्सप्लेन कैसे होता है, लॉ का नाम क्या, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऐसे टेक्निकली इसको लिखना इज रॉन्ग थिंग,
ऐसे नहीं लिखना चाहिए। जैसा कि मैंने एक अच्छी बुक को रेफरेंस लिया है, जैसे मैंने स्टडी की है, मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होना चाहिए कि R2 वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ऐसा इसलिए मुझे लिखना चाहिए, इसका जो मीनिंग है ओनली ऑन डायरेक्शन दिखाना है। नहीं बात समझ में आई? दिस इज द टेक्निकली गलत, ये टेक्निकली भी रॉन्ग करेक्ट हो जाएगा, और रिप्रेजेंटेशन को इजीली रिप्रेजेंट भी कर रहा है, वो तरीका भी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कई जगह देखने को मिलता है, तो यहां से कई बार देख के ऐसे फील आती है जैसे ये हमारा जो R⁻³ पे ऑपरेट हो रहा है, पर बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट इन दिस वे। मैंने यहां पर कैप लगा दिया, इस कैप का ओनली ऑन मोटो ओनली गिव्स द डायरेक्शन। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो। ओके, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये मैंने एक्सप्रेशन बताया है, इसमें पोजीशन वेक्टर के माध्यम से पोजीशन वेक्टर की टर्म में पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। एक और मेथड भी होता है इसे एक्सप्रेस करने का, ओनली वेक्टर फॉर्म। उसमें हम लोग पोजीशन वेक्टर नहीं लेते हैं, जर्नल स्पेस में बात कर रहे होते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि दुनिया के कोई भी दो नंबर का डिफरेंस, मैंने बोला x - y = 3, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिन दो नंबर का डिफरेंस 3 होगा। यू नो वेरी वेल। तो मैंने ये बोला कि दिस इज द Q1, दिस इज द Q2। अगर मैं पूरे स्पेस में कहीं भी चले जाऊं, इन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, वो कभी चेंज नहीं होगा। हो सकता है मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाए, दिस इज द S, फ्रेम ऑफ रेफरेंस S। अगर मैंने कोई S2 ले लिया जिसका ऑरिजिन यहां पे है, तो उसके फ्रेम में हुआ क्या है, आपके R1 और R2 पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहे, बट डज नॉट चेंज इट्स सेपरेशन। नहीं बात समझ में आई? तो ये आपने खुद ने डिफाइंड किए हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप क्या एक्चुअल में करना चाहते हैं। नहीं बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब यहां से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अगर मैं स्पेस में जर्नल वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इन जर्नल वेक्टर फॉर्म। नहीं बात समझ में आई? इन ठीक, मैंने बोला दिस इज द Q2, दिस इज द Q1, और ये हो गया मेरा R। ये 2 पे 1 की वजह से फोर्स है, और ये 1 पे 2 की वजह से फोर्स है। नहीं बात समझ में आया? ठीक, मैंने बोलिया दिस इज द पोजीशन वेक्टर। कैसा पोजीशन वेक्टर? 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। नहीं बात समझ में आई? और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया मेरा? इसका मैग्नीट्यूड है मेरा R। तो मैं ऐसे लिखूंगा F(2)(1) इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप। मैं जनरल स्पेस में लिख लिया, मैंने डिफाइन कर लिया। नहीं बात समझ में आई? ठीक, अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऐसा भी होता है माइनस टाइम्स ऑफ -f ऑफ ये होगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं F(1)(2) इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड ऐसे हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? सिंपल। और अच्छे फॉर्मेट में लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के Q1 Q2, ये क्या हो जाएगा आपका ऐसे लिख सकते हैं, बट बेस्ट वे है इस पैटर्न में लिखें। इसी को और वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना है कि इस R को भी लिखना है, तो इस R को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहीं पे लिख देता हूं, इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R(2)(1) का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जनरल सिंपल सिनेरियो हो गया। तो इस पार्ट को नोट कर लो, फिर हम लोग इसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करते हैं। नोट डाउन। ओके, ऐसे समझ सकते हैं हम लोग
जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं तो मैंने लेट अस कंसीडर कर लिया कि मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है। ठीक, कैसे चार्जेस है? मैंने मान लिया मेरा जो कंसीडरिंग जो चार्ज है ये क्यू नॉट, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दिस इज द आर। ठीक, आर नॉट मान लेता हूं, और यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 Qn। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या होगा? R3। इसका पोजीशन वेक्टर आपका क्या होगा? R1। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? R4। ठीक, वैसे ही आपका इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? R2। ऐसे इनफाइनाइट बहुत सारे n चार्ज जो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करना चाहता हूं। तो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या बोलता है? ये बोलता है जैसे Q0 Q1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, Q1 Q2 के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, Q3 के साथ भी कर रहा है, Q4 के साथ भी कर रहा है, Q डॉट 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 Qn के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। बोले जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे Q0 Q1 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये चीज अफेक्ट नहीं होगी जब Q0 और Q2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। बोला इनका जो इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इनका जो इंटरेक्शन है वो किसी दूसरे चार्ज की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगी। नहीं बात समझ में आई? ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इजी पैटर्न में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से इन्हें वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, और जो नेट रिजल्टेंट होगा इस पर नेट फोर्स आ जाएगा। नहीं बात समझ में आई? तो मैंने क्या बोला, मैंने एक सिंपल फॉर्मेट में इसे लिखना चालू किया कि जो एफ नेट होगा, एफ जो नेट होगा वो होगा F1। है बात? नहीं तो आप ऐसा लिखते हो एफ नॉट ड्यू टू 1 प्लस एफ नॉट ड्यू टू 2 प्लस एफ नॉट ड्यू टू 3 डॉट 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 एफ नॉट ड्यू टू n। मैंने लिख दिया ये चीज। अब मैंने कैसे लिखा? अब मैंने ऐसे लिखा कि एफ नेट के Q1 Q0 Q1 अपॉन, मैं से बोल रहा हूं R01 का स्क्वायर प्लस R01 कैप प्लस के Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर R02 कैप प्लस के Q0 Q3 डिवाइड बाई R03 का स्क्वायर R03 का कैप डॉट 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 n तक। कैसे n तक? के Q0 Qn ये एक एक्सप्रेशन आ गया। नहीं बात समझ में आई? मतलब मैंने क्या किया, जर्नलाइज किया है। जो सिंगल चार्ज के लिए हम लोग ड्राइव किए हुए हैं उसी को मैं जर्नलाइज फॉर्म में लिख रहा हूं, और मैंने सिंबल क्या दे दिया, ये तो R0 पोजीशन थी, ये R1 पोजीशन है। जब मैं इसमें इसकी पोजीशन देखना चाहूंगा इनके जो बीच में है उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, बोला इनका पोजीशन क्या है, दिस इज द R0 विद रेस्पेक्ट टू 1। सिमिलरली ये होगा, ये क्या हो जाएगा मेरा R0 ड्यू टू 2। दे दिया मैंने ऐसे। नहीं बात समझ में आई? हो गया, ये मैंने पूरा लिख लिया। अब इसको मैं और जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, इसे थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इधर से। हुआ क्या, इसी चीज को मैं जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखना चालू किया, मैंने ऐसे जनरल चालू किया। जो मेरा एफ नेट होगा वो हो जाएगा मेरा के Q0 तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक, और मैंने लिखना चालू किया
Q1 R01 कैप अपॉन R01 वेक्टर का स्क्वायर प्लस Q2 R02 का कैप अपॉन R02 का वेक्टर का स्क्वायर डॉट 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 n तक। ठीक, तो जब 1 आ रहा 1 आ रहा 1 आ रहा है तो मैंने क्या लिया कि Q एफ नेट जो होगा मेरा, मैंने बोला कि K Q नॉट सिग्मा क्या I इक्वल टू 1 से लेके n तक, क्या कि QI R नॉट I कैप अपॉन ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। और ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया? जर्नलाइज एक्सप्रेशन हो गया। नहीं बात समझ में आई? तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, ये जर्नलाइज फॉर्म होगी। अब यहां के बाद हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे और एक बेसिक फंडामेंटल को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। ओके तो इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो पॉइंट्स याद रहने चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग इलस्ट्रेशन लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, पॉइंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेचर है वो सेंट्रल फोर्स के नेचर का है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो नेचर है वो कैसा है? वो सेंट्रल फोर्स की तरीके का है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल फोर्स होते हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ लगते हैं। क्यों? आप ऐसा समझते हैं, ये जैसे कोई Q1 है कोई Q2 है, यदि मैं इसके फ्रेम में देखूं तो हमेशा इस पॉइंट की तरफ लगेगा। चाहे यहां होगा तो इधर लगेगा, और कहीं यहां चलेगा तो इधर लगेगा। मतलब जिधर ये चार्ज होगा उसके सेंटर की तरफ लगेगा, उसकी डायरेक्शन में लगेगा। यदि आप इसको कंसीडर करोगे तो हमेशा इसकी तरफ लगेगा, चाहे स्पेस में कहीं भी से घुमा दो। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल फोर्स इन नेचर, इसका नेचर कैसा है? सेंट्रल फोर्स के नेचर का है, और ये हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्मेट में लगेगा। दूसरा आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है डज नॉट अफेक्ट बाय द अदर चार्जेस। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स does not affected by the presence of other charges। मतलब अगर और चार्ज भी होंगे जो इंटरेक्ट कर रहे होंगे, वो जो दो चार्ज इंटरेक्ट कर रहे होंगे फोर्स को अफेक्ट नहीं करते हैं। तीसरा, जो फोर्स की वैल्यू होती है किसी मीडियम में, अगर हम लोग बात करें, जैसा अभी हम लोग बात कर रहे हैं एयर की और वैक्यूम की बात कर रहे हैं, यदि किसी मीडियम में ला के रख दिया, जैसे किसी पानी में जाके रख दिया, किसी मटेरियल में ला के रख दिया, ऑयलिंग में रख दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह फर्क पड़ेगा F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यहां पर के होगा वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन रहेगा। ठीक, और जब एप्सिलॉन की बात करेंगे हम लोग तो यहां जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन रिलेटिव इनटू R स्क्वायर, और जो ये तुम्हारा होगा किसी मीडियम की वैल्यू दी होगी। ठीक, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि F नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन R, ये तो तुम्हारे वैक्यूम की वैल्यू थी, एयर की वैल्यू थी, ये एप्सिलॉन टाइम्स रिलेटिव एप्सिलॉन टाइम्स क्या हो गया? ये वैल्यू घट गई। नहीं बात समझ में आई? अगर हम लोग बात करें, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर एप्सिलॉन के बारे में नहीं बताया, तो एप्सिलॉन होता है एक तरीके से परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। मतलब जो आपका फ्री स्पेस है उसमें जो भी मीडियम है वो कितना परमिट, कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, लाइंस ऑफ फोर्स को चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए। और थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज यू आर ए रनर, आप एक
रनर हो, रेसर हो आप, ठीक, आपको सबसे पहले ओपन ग्राउंड में दौड़ाया जाए तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, आराम से दौड़ पाएंगे। अभी उसके बाद क्या किया, मैंने आपको किसी पानी में बोल दिया, वाटर का एक वाटर का एक बहुत बड़ा एक तालाब है, उस तालाब में मैंने चलने के लिए बोल दिया, और आप जो तालाब में जो पानी की जो डेप्थ है आपके घुटनों तक है, ठीक, और आप में चलने के मैंने बोला कि दौड़ो, तो आपका जो रनिंग रेट है कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। फिर मैंने आपसे जाके बोला कि आप रेगिस्तान में दौड़ो, तो वहां पे कुछ अलग रेट होगा। हो सकता है मैंने आपसे बोला किसी फसल के फील्ड में दौड़ो, तो वहां पे कुछ अलग रेट होगा आपकी रनिंग का। इन सिमिलर फैशन हम बोल सकते हैं जो हमारी जो फील्ड लाइंस है उसका मीडियम कितना अलाउ कर रहा है ट्रेवल करने के लिए, तो दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। और ऐसे ही बोल सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक, मतलब ये जो हमारा स्पेस टाइम है ये कितना इलास्टिक है, कितना अलाउ कर रहा है उसको ट्रेवल करने के लिए। जैसे एक रबर बैंड है, आप उसे ऐसे खींचना चाहोगे तो इजीली वो क्या हो जाएगा, खिंच जाएगा, ठीक, और फिर दोबारा से रिगन अपनी शेप कर लेगा, तो इसका हो गया इलास्टिसिटी उसके अंदर है। वहीं पर अगर आप एक वायर को लोगे और वायर को खींचने की कोशिश करो तो नहीं खींचेगा, ठीक, तो उसी क्या इलास्टिसिटी बहुत कम है, ठीक। तो यहां तक आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा, और यहां तक कोई भी डाउट है तो पहले दोबारा से अच्छे से बात समझें चीजों को, फिर आगे बढ़े, फिर हम यहां से आगे कुछ कुछ इलस्ट्रेशन की हम लोग बात करेंगे। तो यहां तक नोट डाउन कर लो। शानदार आया ना, ओके। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं। कैसा क्वेश्चन ले लेता हूं कि मेरे पास 2 चार्जेस हैं Q एंड Q, और किसी R दूरी पर रखे हुए हैं, और मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और मैं मान लेता हूं R इक्वल टू मेरा 1 मीटर है, और Q नॉट इक्वल टू मैंने मान लिया 2 कूलाम, और ये मेरा 1 कूलाम है। तो इनके बीच में फोर्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं, ठीक। तो लिखो वी हैव 2 चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q ऑफ मैग्नीट्यूड 2 कूलाम और 1 कूलाम प्लेस्ड एज ए सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं। तो कैलकुलेट द फोर्स एक्जिटेड बाय कैपिटल Q, ठीक, और एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेंगे, जितना फोर्स ये एग्जर्ट कर रहा है एग्जैक्टली इतना ही वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं। तो हम लोग कैसे करना चाहेंगे, तो वी नो, आपको पता है क्या कि जो फोर्स की वैल्यू होती है वो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है, और जो आपकी K के वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई, ठीक, ये वैल्यू होती है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा आसान, बिल्कुल एकदम बेसिक से हम लोग लेके चल रहे हैं। तो F इक्वल टू हो जाएगा मेरा K की वैल्यू क्या आ गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, इंटू 2 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपको पता हो नीचे कूलम स्क्वायर, तो ये कूलम स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर मीटर स्क्वायर है तो ये भी क्या 1 मीटर का स्क्वायर होगा। तो F इक्वल टू आपका आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 न्यूटन, ये आ गया, और F इक्वल टू आ गया 18 न्यूटन इंटू 18 इंटू 10⁹ न्यूटन इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻10 न्यूटन। आप यहां से ये समझ सकते हैं ये कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मतलब मैं 1 कूलम और 2 कूलम के बाद की बात कर रहा हूं, 1 मीटर की दूरी पर रख रहा हूं, ये कितने बड़ा मैग्नीट्यूड है फोर्स का। नहीं बात समझ में आई, ठीक, बात समझ में आती है। अब मैं यहां पे आप लोगों को एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूं। जब आपका 1 कूलम और 2 कूलम चार्ज आपस में एक दूसरे के 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहीं पर यदि मैं 2 kg और 1 kg मास लूंगा और 1 मीटर के सेपरेशन में रखूंगा तो कितना फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और इस फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में क्या रिलेशन है, कितना एक दूसरे से फोर्स को कितना डोमिनेट करते हैं, ठीक। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लो, ओके। तो मैं यहां से कंपैरिजन दिखा देना चाहता हूं आप लोगों को। इसी के दूसरा एग्जांपल ले लिया जिससे मैं इसी को
मतलब एक ही एग्जांपल का पार्ट है, लेकिन एक दूसरे क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूं मैं। लेट अस सपोज वी हैव टू मास 2 kg 1 kg 1 मीटर की दूरी, और F इक्वल टू GM1M2 अपॉन R², ऐसा होता है। आप लोग जानते भी हैं और बताया भी हूं मैं, 9th क्लास में आप लोग जान चुके होंगे, 11th में जान चुके होंगे। सबसे पहले 9 से स्टार्टिंग होती है ना, वेयर G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इस कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है। नहीं बात समझ में आई? तो मैं सिर्फ फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं। F इक्वल टू G, व्हाट इज द G? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 kg, ठीक, इंटू 1 kg अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आपको समझ में आना चाहिए, जो इसमें फोर्स की वैल्यू आ रही है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2 आ रहा है इतना न्यूटन, ठीक। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसा मैं अभी यहां पे कैलकुलेट किया हूं पहले क्वेश्चन में, ये हो जाएगा मेरा F इक्वल टू, स्टार्टिंग वाले पैटर्न को ले लेता हूं, 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख लेता हूं मैं, ठीक। अब यहां से मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो कि Fe अपॉन Fg इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ अपॉन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 2, 2 से 2 गायब हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख लेता हूं ये 10⁻20 इस रेंज का है। तो आप समझ सकते हैं कि Fe कितना बड़ा है Fg से। तो आपने देखा होगा ये चीज, जब भी मैं mg फोर्स की बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैट में, वहां पे मास को मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर मार देते हैं। क्यों? उसकी वैल्यू उसके कंपेयर में इतनी छोटी होती है, यहां से दिख रहा होगा आपको। जहां एक मार्जिनेबल वैल्यू आएगी वहां पर कंसीडर करेंगे। आपने देखा होगा जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, मैं तो यहां 1 kg 2 kg लिया हूं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, वो तो और छोटा हो गया। सोचो कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स के सामने मास के mg ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसीडरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूं। क्यों? यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि Fe कितना बड़ा है इस Fg से। नहीं बात समझ में आई? तो यहां से समझना पड़ेगा कि जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसा अपन डील करेंगे। इसका मतलब ये हो गया, एक फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो कि न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आता है, और एक होता है वीकेस्ट फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसका मतलब ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत 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 ज्यादा होता है। नहीं बात समझ में आई? यहां से कंपैरिजन आपको मिल गया, यहां तक नोट डाउन कर लो। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। मेरे पास एक अरेंजमेंट है, कैसा अरेंजमेंट है? ऐसा अरेंजमेंट देख लो। दिस इज द स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप का अरेंजमेंट है। यहां पे मेरा Q है, यहां पे Q है, यहां -Q है, यहां पे -Q है, ठीक। मैंने यहां दे भी दिया, नहीं तो ऐसे भी छुपा सकता है ये। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किसमें? इक्विलिब्रियम में। कौन सा? ये चार्ज, ये दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वन? कितना, तो ये कैसा तो इसका नेचर है, ठीक। और ये कितना फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये अपने कैलकुलेट करना है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हैव, तो आपको पता है, मैं मान लेता हूं दिस द ए, इट इज ऑल्सो ए, ठीक। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जैसा इसका नेचर है वैसा इसका नेचर है, और जैसा इसका नेचर है वैसा इसका नेचर है, और ये मेरे को दिए हुए पॉजिटिवली चार्ज है।
तो बिना सोचे समझे बोल सकता हूं अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इसकी वजह से इस पर इधर फोर्स आएगा और इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो ये गलत हो जाएगा। इसको मतलब तभी पॉसिबल होगा इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो। ये नहीं बात समझ में आई? और इन दोनों को मिला के इस फोर्स के बराबर आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ये तो सिमिलर नेचर रिपल्सन आएगा ही आएगा, तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए इसे अट्रैक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से डिफाइंड होगा दिस इज द नेगेटिव। ठीक, तो इसमें एक तो Q का नेचर और फाइंड द वैल्यू ऑफ Q इन टर्म्स ऑफ Q कैपिटल Q, इसके टर्म में बतानी है हमें बात। ठीक, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मुझे पता है कि ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, √2a। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो जो यहां पे इसकी जो वैल्यू होगी रिपल्सिव फोर्स की, आर रिपल्सिव, वो हो जाएगा मेरा KQ स्क्वायर डिवाइड बाई √2a का स्क्वायर। और इधर जो फोर्स की वैल्यू होगी ये हो जाएगा F इक्वल टू, मैं इसे F डैश बोल देता हूं, ये हो जाएगा मेरा Q अपॉन a स्क्वायर, और इतना इधर लग रहा होगा F डैश, और ये क्या है 90 डिग्री पे, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा इधर वो आ जाएगा मेरा √2 टाइम्स ऑफ F डैश। वेक्टर का रिजल्टेंट पढ़ाया होगा ना, ऐसे निकाल सकते हैं, जिनको नहीं पता वो ऐसे निकाल सकते हैं कि F रिजल्टेंट में से F को F डैश रिजल्टेंट बोल दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F डैश cos थीटा, और ये कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये तो 0 हो गया, तो यही बचा, तो ये क्या आ जाएगा √2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक, अगर ये इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, मतलब इसका मैग्नीट्यूड बराबर इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो मैंने लिख लिया यहां से √2 टाइम्स ऑफ F डैश की वैल्यू क्या मेरी KQ अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए KQ स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। नहीं बात समझ में आई? तो एक स्क्वायर से एक स्क्वायर गायब हो गया, K से K गायब हो गए, स्मॉल q से स्मॉल q गायब हो गया, तो अपने को मिला जो Q होगा मेरा 2√2 टाइम्स ऑफ Q नॉट। ये चीज होना चाहिए जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, तो ये से नोट डाउन